हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसा कि अपनी क्लास चल रही है, पीछे कल अपने जो क्लास ली थी उसमें अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या फिर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो कि कंप्यूटर का जो विकास है, इतिहास है, वो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे भाई जो अपने इतिहास है, वैसे तो मोटे तौर पे अपन ने देख लिया है, लेकिन कंप्यूटर का जो इतिहास है, हिस्ट्री है या जो डेवलपमेंट है, उसको 5 जनरेशन में 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। 5 पीढ़ियां भी कहते हैं भाई। कंप्यूटर का जो विकास है पीढ़ियों के रूप में हुआ है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले ये जो क्लास, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो वो एक बार पीछे की क्लास जरूर देखें, तभी नेक्स्ट क्लास आपको ये वाली समझ में आएगी। और अपनी ये जो क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज अपना नया टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो चालू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये हिस्ट्री डेवलपमेंट जो था ये तो अपन ने कल कर लिया था। आज अपन देखेंगे जनरेशन। हिस्ट्री नहीं कह के आप इसको जनरेशन कह दो, क्योंकि हिस्ट्री को जनरेशन में बांटा गया है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को 5 पीढ़ियों में, अब आप देखोगे, देखो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग पीढ़ियां देखने को मिलेगी। कई बुक में देखोगे तो आपको 3 पीढ़ियां मिलती है, कईयों में 4 मिलती है। तो मोस्टली जो है वो 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया। अपने एनसीईआरटी वगैरह जो भी अपने राजस्थान बोर्ड में अपने माना जाता है, वो 5 पीढ़ियों को माना गया है, ठीक है। तो अपने 5 पीढ़ी होती है। अलग अलग बुक में आपको जो पीढ़ियां हैं उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी अलग अलग देखने को मिलेगा। तो देखो, पीढ़ियां हैं कितनी है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, या जो कंप्यूटर का विकास है, उस विकास को, इतिहास को 5 जनरेशन में, 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो, पीढ़ियों को वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन उनको वही नाम दिया गया है, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट जनरेशन की। सबसे पहली अपनी आती है, वो कौन सी है? अपनी फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। अब इस पीढ़ी को वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है। मेन जो विशेषता थी फर्स्ट पीढ़ी की, वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। अब देखो, कई बार आपको एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि फर्स्ट पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या थी, तो फर्स्ट पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। इनको वैसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, इसको केवल फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 इन्हीं नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट पीढ़ी की अपने बात आती है, भाई पहली पीढ़ी कब से लेके कब तक चली, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कब से कब तक का है। तो देखो, ये टाइम ड्यूरेशन है, इसमें भी आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो मोस्टली जो ज्यादा वैलिड माना जाता है वो अपने माना जाता है 1942 से लेके 1955 तक। कईयों में आपको 40 से लेके 55 तक, 56 तक मिलेगा, कईयों में 44 से 45 से, मोस्टली आपके 40 के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन है वो देखने को मिलेगा। और ये जो टाइम चलता है, मतलब पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे या फर्स्ट जो जनरेशन थी, उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितना था? 1942 से लेके 1955 तक। अब इस पीढ़ी की मेन विशेषता या मुख्य विशेषता या मेन जो कंपोनेंट काम में लिया गया था, वो जो कंपोनेंट है वो वैक्यूम ट्यूब है। इसे हिंदी में निर्वात नली भी कहते हैं। निर्वात नली। अब देखो, इस वैक्यूम ट्यूब का यूज क्यों किया गया था? इसका यूज किया गया था इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, या फिर कहें कि विद्युत सिग्नल्स के लिए, या विद्युत प्रवाह करने के लिए। वेपन ने पीछे बात की थी भाई, 1942-40 के लगभग अपने कंप्यूटर आ चुके थे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले थे, ठीक है, बिजली से चलने वाले थे। तो ये जो फर्स्ट पीढ़ी के जब कंप्यूटर थे, उससे पहले अपन ने पढ़े थे, जैसे नेपियर्स बोन था, स्टेप ड्रैकोनर था। वो जो डिवाइसेस थी वो क्या थी? अपने केवल मैकेनिकल थी, मतलब
उनको बिजली से चलने की या बिजली की जरूरत नहीं होती थी चलाने के लिए, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलप हुआ तो फर्स्ट पीढ़ी तक आते आते अपने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी से चलाने लग गए थे। अब जो ये वैक्यूम ट्यूब थी, मतलब निर्वात नलियों के माध्यम से क्या किया जा रहा था, अपना सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था या फिर कहें कि कंप्यूटर को चलाया जाता था। अब निर्वात नली, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है, इनके माध्यम से क्या किया जाता, अपने सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह किया जाता है या फिर जो विद्युत सिग्नल्स है या जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो उनको दिए जाते थे। तो मेन कंपोनेंट पूछ लिया जाता है ज्यादातर एग्जाम में, क्या पूछा जाता है, फर्स्ट जनरेशन की मेन कंपोनेंट या मुख्य घटक क्या था, तो क्या था अपने फर्स्ट जनरेशन का वैक्यूम ट्यूब। कब से कब तक चली, अपने 1942 से लेके 1955 तक चली। अब मेन बात आती है भाई, अगर अपन बात करें वैक्यूम ट्यूब, ड्रम के टाइप जैसे ट्यूब होता है उसके टाइप के अपने होते थे और उनमें अपने डेटा वगैरह का प्रोसेस चलता। अब फर्स्ट जो जनरेशन है इसमें इसकी विशेषता एक क्या है कि इसमें डेटा स्टोरेज करने के लिए अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। स्टोरेज के लिए डिवाइस जो यूज की जाती थी वो कौन सी थी, मैग्नेटिक टेप, जो अपन ने बात की थी। मैंने आपको जो अपने मेमोरी डिवाइसेज है उनमें बता दिया था, अभी अपने सेकेंडरी डिवाइस के रूप में या फिर परमानेंट स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था, जिसमें रील वाला सिस्टम होता था। ठीक है, वो जो है वो अपने क्या थी, फर्स्ट जनरेशन की विशेषता थी, या फिर कहे कि उसमें जो डेटा स्टोर होता था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों का डेटा स्टोर होता था। आजकल आप देखते हो रील वाली जो कैसेट है वो अपने टेप वगैरह में काम में नहीं आती है, टेप ही आजकल बंद हो चुकी है, डायरेक्ट यूएसबी वगैरह से कनेक्ट होने वाली टेप आ गई है। तो डेटा स्टोर करने के लिए मेन कंपोनेंट क्या यूज किया जाता था, मैग्नेटिक टेप। अब बात करें भाई इसमें कोडिंग करने के लिए, इसमें कोडिंग करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, फर्स्ट जनरेशन में तो मशीन लैंग्वेज का ही यूज होता था। तो मैंने लैंग्वेज भी आपको पढ़ा दिया, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जनरेशन लास्ट में लिया है ताकि फिर आपके दिक्कत नहीं आए भी लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है। तो मैंने आपको लैंग्वेज का टॉपिक भी करवा दिया है, ठीक है, मेमोरी का भी टॉपिक करवा दिया है। तो ये अपने कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अपने को समझने में दिक्कत नहीं होगी भी मेमोरी में कौन कौन सी यूनिट्स होती है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपने बात आती है स्पीडी की और विशेषता, या फिर कहें कि जो इसकी स्पीड थी वो अपने नापी जाती थी मिली सेकेंड्स में। मतलब जैसे अपने कंप्यूटर की स्पीड आजकल आप देखते हो एमबीपीएस या फिर जीबीपीएस या और भी फास्ट स्पीड आ गए। तो फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो मिली सेकेंड्स में नापी जाती थी। और अपन बात करें कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर मैंने कल भी आपको बताया था, मेन जो कंप्यूटर्स थे वो अपने एनिएक है, यूनिवेक है, एडवेक है, मार्क फर्स्ट। ये जो कंप्यूटर है ये अपने फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे। जो अपन ने बात किया था फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर एनिएक था, अपने मार्क फर्स्ट पहला जो इलेक्ट्रोमैग्निकल मैकेनिकल कंप्यूटर था वो था, ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। तो ये क्या है, अपने मेन फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे, मुख्य रूप से जो डेवलप किए गए थे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कंप्यूटर रहे थे वो थे अपने फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर। अब नेक्स्ट बात आती है भाई, इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें इनपुट देने के लिए, जैसे कल भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था कि इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता था। इनपुट के लिए इसका यूज किया जाता था पंच कार्ड का। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जो पीढ़ी थी, पहली जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी की विशेषताएं। भाई क्या क्या विशेषता हो गई भी, एक तो ये क्या है 1942 से लेके 1955 का ड्यूरेशन रहा है इसका। फिर इसमें मेन कंपोनेंट या फिर मेन घटक जो विद्युत प्रवाह के लिए काम में लिया गया वो क्या था, निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब जिसे कहते हैं। इसकी स्टोरेज जो होती थी
वो मैग्नेटिक टेप के रूप में होती थी। कोडिंग करने के लिए मशीन भाषा का यूज किया जाता था जो 0 और 1 की होती है, मैंने बताया था। इसमें केवल 0 और 1 कोड काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि इसकी स्पीड जो नापी जाती थी वो मिली सेकेंड्स में नापी जाती थी। इसके मैन कंप्यूटर भी बता दिए, ठीक है। ये तो थी फर्स्ट पीडी की विशेषताएं, ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। नेक्स्ट बात आती है भाई अपने, फिर क्या है, इस पीढ़ी में कुछ कमियां भी रही। कमियां रही तो उनको सुधारने के लिए नेक्स्ट जनरेशन आई, या फिर कहें कि नेक्स्ट सेकंड जनरेशन है, उसमें फर्स्ट जनरेशन की जो कमियां थी उनको सुधारा गया। अब इसमें कमियां क्या क्या थी फर्स्ट जनरेशन में कमियां क्या थी? एक तो वैक्यूम ट्यूब होने की वजह से क्या है, इसकी जो साइज थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे, उनको ऑपरेट करने के लिए भी ज्यादा लोगों की जरूरत। भाई वैक्यूम ट्यूब वगैरह निर्वात नलियों का यूज किया तो काफी बड़े, अपने रूम से भी बड़ी बड़ी साइज हो जाती थी अपने कंप्यूटर की। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते थे, साथ ही साथ चलते उस टाइम पे क्या है, आवाज नॉइज भी ज्यादा उत्पन्न होता था। तो ये क्या है, अपने फर्स्ट जो पीढ़ी है उनकी कमियां थी। साइज में ज्यादा बड़े थे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, ज्यादा आवाज पैदा करते थे, स्पीड थोड़ी स्लो थी, ठीक है, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी इसको यूज करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट पीढ़ी है ये इसकी कमियां थी, ये इसकी विशेषताएं थी। तो विशेषताएं मेन चीज होती है, कमियां तो अपन को पता है भी लगभग सभी में यही कमियां रहेगी, साइज में बड़े रहेंगे, या फिर अपन कहें कि इनकी जो स्पीड वगैरह धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती जाएगी, पीछे की वैसे ही रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन की मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईयर के बारे में पूछा जाता है, या मेन कंपोनेंट, भाषा वगैरह, और कंप्यूटर्स पूछे जाते हैं भी कौन कौन से कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। अब दूसरे आते हैं अपने सेकंड जनरेशन। अगली पीढ़ी अपने आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन देखो 1955 तक अपने हो गया था, तो 1955 भी ले सकते हो, चाहे आप 56 भी ले लो, ठीक है। 55 तक वो चली थी, ये 56 से अपने स्टार्ट हो जाएगी, तो 56 लिखना चाहो तो 56 भी कह सकते हो। बाकी 55 से तो अपने है ही, 55 तक वो चली थी, और 1900 लगभग 64 तक अपने सेकंड जो जनरेशन है ये चली। अब इसमें जो है मेन जो घटक है वो क्या काम में लिया गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हिंदी में ट्रांजिस्टर ही कहते हैं। तो सेकंड जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया, अब फर्स्ट जनरेशन की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए जो वैक्यूम ट्यूब थी उसको हटा के उसकी जगह ट्रांजिस्टर का विकास हो चुका था। और ट्रांजिस्टर वैसे विकास तो अपने फर्स्ट जनरेशन में लगभग ट्रांजिस्टर का 1940-42 के लगभग इसका डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन जो ज्यादातर कंप्यूटर में यूज किया गया या देखने को मिला वो अपने सेकंड जनरेशन में, मतलब मोस्टली अपने वैक्यूम ट्यूब हटके और ट्रांजिस्टर यूज होने लग गया था। तो अब इसमें सेकंड जनरेशन में कौन सा घटक मेन कंपोनेंट क्या यूज होने लग गया, ट्रांजिस्टर। जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था उसको हटाकर उसकी जगह क्या यूज होने लग गया, ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भाई इसकी स्पीड है, जैसे उसमें मिली सेकेंड में नापी जाती वैसे इसमें माइक्रो सेकेंड्स में इसकी स्पीड नापी जाती थी। अब इसमें लैंग्वेज कोडिंग के लिए जो लैंग्वेज है फोर्ट्रान और कोबोल। तो जैसे मैंने बताया भी था फोर्ट्रान की फुल फॉर्म भी होती है और कोबोल की भी होती है। तो फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे फर्स्ट पीढ़ी में मशीन भाषा का यूज किया गया, वैसे ही भाई मशीन भाषा हर किसी के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि 0 और 1 कोड जो है वो समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इस कारण से क्या है,
थोड़ी थोड़ी भी जैसे हाई लेवल, जैसे अपन ने पढ़ लिया लैंग्वेज भी, तो फोर्ट्रान और कोबोल क्या है अपने हाई लेवल लैंग्वेज है। तो फोर्ट्रान अपने फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो वैज्ञानिक है, जो गणितज्ञ है, उनके यूज के लिए, उनकी जो कोडिंग वगैरह की जाती थी उनके लिए अपने फोर्ट्रान का विकास हुआ। और बिजनेस पर्पज के लिए या व्यवसाय कार्यों के लिए, या फिर अपन कहें कि कॉमर्शियल यूज के लिए अपनी जो लैंग्वेज काम में ली गई वो कौन सी थी, कोबोल। तो इसमें सेकेंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज के अलावा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलप हो चुका था। वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है, फोर्ट्रान और कोबोल। स्पीड इसमें मिली सेकेंड्स में आ रही थी, इसमें माइक्रो सेकेंड्स में अपनी स्पीड आने लगी। साथ ही साथ अपने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होने लग गया। भाई अब वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के माध्यम से अब अपने सिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए अपने को, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो मैंने आपको बताया भी था। भाई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए, क्योंकि अपन ने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, अपने ट्रांसलेटर, डिस्क ड्राइवर्स, ठीक है। तो अब जब अपने हाई लेवल लैंग्वेज काम में लेने लग गए कोडिंग के लिए, तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर भी चाहिए, चेंज करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में, मशीन को वापस से हाई लेवल में, तो उसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए। और वो ट्रांसलेटर अपने किस में थे, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये मैंने आपको पहले ही पीछे की क्लासें जो थी उनमें बता चुकी हूँ। भाई अपने ट्रांसलेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये चीजें अपन कर चुके हैं। तो सेकेंड जनरेशन में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होने लग गया। फोर्ट्रान, कोबोल, ये अपने हो गया। नेक्स्ट अपने इसमें भी कौन कौन से कंप्यूटर्स डेवलप हुए, तो इसमें अपने जैसे आईबीएम कंपनी है अपने मोस्ट पॉपुलर। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। तो आईबीएम के 1401 या फिर एनसीआर 304, 1400, 1401 भी होता है, 1400 भी आता है, ठीक है। तो आईबीएम की फुल फॉर्म पूछी मैंने, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये अपने इसमें मेन कंप्यूटर्स थे, भाई एनिएक, यूनिवेक, वो तो अपने हो ही चुके थे फर्स्ट जनरेशन में। इसमें फिर जैसे आईबीएम कंपनी के, इनके अपने सबसे ज्यादा आईबीएम वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आईबीएम कंपनी ही डेवलप हुई थी कंप्यूटरों के मामले में। आज भी अपने ये सबसे टॉप में अपने चलती है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी अपनी ये बनाती है, ठीक है। और जो अपने अपन बात करें कि अपना जो सुपर कंप्यूटर है सीडीसी, वो भी अपने इसमें आ चुका था, आ तो नहीं चुका था, आ गया था, वैसे तो काम चल रहा था। सीडीसी 6404 कुछ ऐसे था। तो मोस्टली कंप्यूटरों के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अपन बात करें तो इसकी जो विशेषताएं क्या क्या थी, कि एक तो इसमें क्या है, अपने वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। स्पीड है मिली से माइक्रो सेकेंड पे हुई। जो अपने फर्स्ट जनरेशन की जो कमियां थी वो दूर हो गई, कुछ हद तक दूर हो गई। दूर कैसे हुई, एक तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, ट्रांजिस्टर लग गए इसकी वजह से, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर की वजह से स्पीड बढ़ी तो माइक्रो सेकेंड्स में अपनी स्पीड बढ़ने लगी। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तो इससे अपने लैंग्वेज, हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो गई। मतलब मशीन भाषा के अलावा भी अपन और भाषाओं में कोडिंग करना स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी, ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी कम कंज्यूम हो, ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन पहली पीढ़ी से थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होने लग गई, फिर स्पीड भी थोड़ी बढ़ने लग गई, ठीक है। नॉइज भी कम हुआ, लेकिन कमियां वैसे की वैसी ही इसमें भी वही थी। धीरे धीरे अपने डेवलप हो रहे हैं। आज अपन देख रहे हैं कि अपने सुपर फास्ट कंप्यूटर्स आ चुके हैं, जिसकी स्पीड भी सबसे फास्ट होती है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं होती है, सिस्टम चलता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन पहले वाले जो चलते थे उनमें काफी शोरगुल होता था, बड़ी बड़ी डिवाइसेज होती थी, ठीक है। तो ये थी अपनी सेकेंड जनरेशन की विशेषताएं। भाई कब से कब तक चला, क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, स्पीड माइक्रो सेकेंड्स में आ गई, कोडिंग के लिए लैंग्वेज कौन कौन सी काम में लेने लग गए, फोर्ट्रान और कोबोल जो अपने हाई लेवल लैंग्वेज है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसने भी पीछे की क्लासेस नहीं देखी है
वो एक बार पीछे की क्लासेस भी आप देख लें, लाइव क्लास भी चली थी अपने, उनमें भी मैंने करवाया था। तो ये जो अपने हैं, ये अपने हाई लेवल लैंग्वेज है, फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये अपने हैं सेकेंड जनरेशन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर अपन बात करें तो कमियां फर्स्ट जनरेशन में थी वही अपने सेकेंड जनरेशन में भी रह गई। ये भी थोड़ी आवाज ज्यादा ही करते थे, इतना ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो गया, अभी फास्ट चलने लगे, थोड़ी स्पीड बढ़ गई, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होने लग गई, जगह भी कम घेरने लगे। वैक्यूम ट्यूब वाले क्या थे, काफी साइज में बड़े होते थे, ट्रांजिस्टर की वजह से थोड़ी साइज भी क्या होगी सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर की छोटी हो गई। अब अपन बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन अपने वो कहां तक आ गई थी, 64 से 1975 तक अपन ले सकते हैं। थर्ड जनरेशन है, इसमें आईसी का यूज होने लग गया था। इसकी मेन कंपोनेंट क्या था, आईसी। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये जो आईसी होती है ये अपने सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी जो होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। मतलब अब जो अपने ट्रांजिस्टर तो है ही चलेंगे, लेकिन उन ट्रांजिस्टर में क्या है, आईसी यूज होने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। और भी छोटे छोटे मतलब ट्रांजिस्टर में भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे अपने आईसी यूज होने लगे, जिसकी वजह से क्या है अपना कंप्यूटर जो है और भी छोटी साइज में आ गया। अब इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी जो स्पीड है, मिनी आया फिर माइक्रो आया, अब नैनो सेकेंड में इसकी स्पीड आ जाएगी। मतलब और थोड़ा फास्ट हो गया, फास्ट होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो नैनो सेकेंड में आने लग गई। और अपन बात करें तो इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होने लग गया। रियल ऑपरेटिंग, ये देखो ऑपरेटिंग टाइम के वो ये जो अपने हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सेकेंड जनरेशन में जो अपन बात करें तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो ज्यादा इश्यू नहीं करता है। ठीक है, मैन आता है कि इसमें फोर्ट्रान कोबोल तो आ ही चुका था, इसमें बेसिक जो लैंग्वेज है उसका यूज होने लग गया था। और साथ ही साथ बात करें तो इसमें स्पीड हो गई, आईसी का यूज होने लग गया। तो थर्ड जनरेशन के मेन विशेषताएं क्या थी भी, एक तो इसमें ट्रांजिस्टर में क्या है, आईसी यूज होने लग गया। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो आईसी है वो आईसी किसकी बनी होती है, अपने सिलिकॉन की बनी होती है। स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो नैनो सेकेंड में होती है। लैंग्वेज की बात करें या फिर अपन कहें कि कोडिंग जो है, जो फोर्ट्रान है वो तो अपने चल ही रही थी, फोर्ट्रान 4 वगैरह। फोर्ट्रान में भी क्या है फिर अपने और वर्जन आ गए, कोबोल के भी नेक्स्ट वर्जन वगैरह आ गए, तो वो तो अपने चल ही रहे थे। साथ ही साथ अपन बात करें कि इसमें जो मेन कंप्यूटर कौन कौन से थे, कंप्यूटर थे जैसे मान लो आईबीएम का तो था ही, आईबीएम का जैसे 360, एक तो आईबीएम का 360 था, दूसरा जैसे पीडीपी 8 है, पीडीपी 11 है। और ये जो 8 है ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। अब देखो अपने मिनी कंप्यूटर अपन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं। क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ा दिया, हाँ शायद पढ़ा दिया। ठीक है, तो IBM 360, PDP 8, PDP 11 ये क्या है, जो अपने थर्ड जनरेशन थी इसके मेन कंप्यूटर्स थे। और PDP जो 8 है वो अपना फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो इसमें बेसिक, फोर्ट्रान 4, कोबोल सेकेंड थर्ड वो भी अपने यूज होने लग गए। मतलब फोर्ट्रान कोबोल तो चलेगी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, इनके साथ साथ बेसिक भी आ गई। और अपन बात करें तो फोर्ट्रान 4 वगैरह भी इसमें आने लगे। ये अपने था थर्ड जनरेशन की विशेषताएं। अब इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां वही थी, स्पीड, थोड़ा नॉइज, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करना। फिर धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ। अब अपन बात करें तो इसमें जो स्टोरेज वगैरह के लिए है,
स्टोरेज के लिए अपने मैग्नेटिक डिस्क तो चल ही रहा है, टैब तो चल ही रहा है, साथ ही साथ फ्लॉपी डिस्क वगैरह में भी इनका यूज होने लग गया। अब बात करते हैं अपन फोर्थ जनरेशन की। नेक्स्ट जनरेशन अपने आती है फोर्थ जनरेशन, और ये जो अपनी फोर्थ जनरेशन है 1900 सॉरी अट्ठासी या फिर 89 भी कह सकते हो, कई जगह आपको 88-89 मिलेगा, लास्ट तक था तो 88-89 भी कह सकते हो, लगभग 89 मान लो चलो, ठीक है। तो ये क्या है, अपने फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन 1975 से लेके 1989 तक चली, और इसमें अपने क्या यूज होने लग गया, माइक्रो प्रोसेसर की मेन कंपोनेंट क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको सीपीयू में बताया था, जो अपना छोटा सा सीपीयू होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे और भी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर वगैरह, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पावर कंज्यूम करने के लिए इसमें छोटे छोटे कॉइल्स वगैरह लगे होते हैं। तो ये अपने क्या है, फोर्थ जनरेशन का मेन कंपोनेंट क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब अब अपना जो कंप्यूटर है वो और भी ज्यादा छोटे रूप में आ गया, बहुत ज्यादा छोटे रूप में हो गया है, बहुत ज्यादा स्पीड भी फास्ट हो गई। अब अपने जो स्पीड है इसकी, वो स्पीड जैसे अपन बात करें जो अपने थर्ड जनरेशन में अपने नैनो सेकेंड्स था, अब पिको सेकेंड्स में आने लग गया, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो इसको VLSI भी कहा जाता है, इसको जो अपने थर्ड जनरेशन था उसमें LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें अपने क्या है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, इसका मेन कंपोनेंट क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर। अब अपना जो कंप्यूटर है वो और भी ज्यादा छोटे रूप में हो गया है, फास्ट स्पीड होने लग गई है। और अपन बात करें तो इसमें डेटा स्टोरेज के लिए या फिर कहें कि अपने परमानेंट स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क वगैरह का यूज होने लग गया, हार्ड डिस्क का यूज होने लग गया। हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, ये परमानेंट स्टोरेज होता है, या फिर अपन कहें परमानेंट के साथ साथ इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज भी कह सकते हो। नॉन वोलेटाइल परमानेंट स्टोरेज के लिए किसका यूज होने लग गया, हार्ड डिस्क का यूज होने लग गया, जिसको विंचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क को ही विंचेस्टर डिस्क कहा जाता था पहले, ठीक है। और साथ ही साथ अपन बात करें तो इसमें मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया या फिर अपन कहें कि मल्टीटास्किंग भी होने लग गया। मल्टीमीडिया से क्या मतलब हुआ कि अपने आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा काम एक साथ कर सकते हो, जैसे गाने भी सुन रहे हो, डाउनलोडिंग भी कर रहे हो, कोई टाइपिंग भी कर रहे हो, तो अपने एक टाइम में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो अपने फोर्थ जनरेशन की मेन विशेषता क्या रही, एक तो क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया, साथ ही साथ जो आईसी तो है इसमें चलेगी, आईसी लगी रहती है, ठीक है। अब उसमें क्या हो गया, VLSI। थर्ड जनरेशन जो थी, थर्ड जनरेशन में LSI यूज होती थी, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब वही थोड़ा और ज्यादा छोटे रूप में हो गया तो VLSI हो गई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। डेटा स्टोरेज के लिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए, या फिर कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपन स्टोर कर रहे थे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किस में होने लग गया, अपने हार्ड डिस्क में स्टोर होने लग गया। साथ ही साथ इसमें मल्टीमीडिया भी हो गया, या फिर अपन कहें कि इसमें सेकंड जो अपन कहें कि यूजर जो है, सिंगल यूजर अपन कह सकते हैं कि एक टाइम पे एक यूजर काम ले सकता था, मतलब और ज्यादा छोटा हो गया, जिसकी वजह से अपन को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ी ऑपरेट करने के लिए, तो सिंगल यूजर भी अपने हो गया है। तो ये था अपने फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो। साथ ही साथ इसमें GUI का विकास भी हो गया था अपने। तो GUI मैंने बताया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
अब अपने पहले थर्ड जनरेशन अपने जो कंप्यूटर थे उनमें ब्लू एंड व्हाइट की जो स्क्रीन आती थी लगभग वही आती थी। फिर फोर्थ जनरेशन में आते आते अपने जैसे डेस्कटॉप पे जो अपने को आइकन दिखाई देते हैं वो अपने फोर्थ जनरेशन में आ गए थे। मतलब आज आसानी से इजीली अपन समझ सके ऐसा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। ग्राफिकल यूजर, ग्राफिक मतलब छोटे छोटे जो आइकन होते हैं उनको देख के अपन काम कर सकते हैं भाई। जैसे आपके पास आइकन्स होते हैं तो जैसे कंप्यूटर बना हुआ है तो अपन देख सकते हैं ये माई कंप्यूटर का है, इंटरनेट का सा सिंबल दिखाता है वो इंटरनेट का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन में जीयूआई का भी विकास हो चुका था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। अगर अपन बात करें तो इसमें एप्पल के जो है और भी जितने अपने कंप्यूटर है लगभग इंटेल वगैरह के प्रोसेसर वगैरह अपने फोर्थ जनरेशन में आने लगे। इंटेल के प्रोसेसर आज भी अपने प्रोसेसर हैं ज्यादातर इंटेल के काम में लिए जाते हैं। ठीक है, और अपन कहें कि एप्पल वगैरह के जितने भी कंप्यूटर्स हैं एप्पल के कंप्यूटर भी अपने फोर्थ जनरेशन में यूज होने लग गए। साथ ही साथ लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसमें सी है, सी प्लस प्लस है और अपने जैसे डीबी है, डीबी को बोलते हैं डेटाबेस, जावा है। ये जो अपने लैंग्वेज है फोर्थ जनरेशन में काम में आने लग गई। मतलब कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने के लिए सी, सी प्लस प्लस, जावा, डेटाबेस, इन लैंग्वेज का यूज होने लग गया। तो ये अपने है फोर्थ जनरेशन की विशेषता है। आज अपन जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं लैपटॉप वगैरह ये अपने फोर्थ जनरेशन में आ चुके थे। ठीक है, इंटरनेट वगैरह का यूज भी अपने होने लग गया था। 89 के लगभग अपने क्या है इंटरनेट भी यूज होने लग गया था। तो ये थी अपनी फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट अपने पीढ़ी आती है फिफ्थ जनरेशन, जो अपने चल रही है 9 से लेके उनवाड़, या फिर कह सकते हो टिल नाउ। मतलब अब तक 1989 से लेके अब तक या अब अपन जो जी रहे हैं वो पांचवी पीढ़ी में चल रहे हैं। पांचवी जो अपने पीढ़ी है वो पांचवी पीढ़ी अपने चल रही है। प्रेजेंट टाइम में अपने कौन सी चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है। अगर अपन बात करें पांचवी पीढ़ी की मेन विशेषता क्या है, एआई, जिसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेलिंग वगैरह देख लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि। आज के जो अपन कहें कि अब जो पांचवी पीढ़ी चल रही है उस पांचवी पीढ़ी में प्रोसेसर तो वही है, माइक्रो प्रोसेसर ही रहेगा, लेकिन वो और थोड़ा छोटे रूप में आ गया जिसको अपन कह सकते हैं यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज वो वेरी लार्ज था, ये अल्ट्रा लार्ज हो गया, मतलब और भी ज्यादा छोटे रूप में अपने सिस्टम आने लगे। अब इस पीढ़ी की या पांचवी पीढ़ी की अपन बात करें तो आज आप पांचवी पीढ़ी में ही चल रहे हो कंप्यूटर की। तो पांचवी पीढ़ी में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप चल रहे हो। आजकल हर एक सिस्टम चल गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब कृत्रिम बुद्धि। देखो वैसे तो अपन कहते हैं कि कंप्यूटर में इंसानों के जैसे या फिर मानव के समान बुद्धि नहीं होती है, मानव की तरह आईक्यू नहीं होता है। कमांड मानव के द्वारा या यूजर के द्वारा ही लेके काम करता है। लेकिन अब ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो रोबोट वगैरह चल रहे हैं आजकल, जो अपने रोबोटिक्स का काम चल रहा है, तो वो क्या है वे इंसानों की तरह क्या कर सके, काम कर सके, या फिर कहे कि इंसानों की तरह सोच समझ सके। तो अभी तक अपने चल रहे थे चौथी जनरेशन तक वो कंप्यूटर क्या थे, यूजर के कमांड पे काम करते थे। लेकिन अब पांचवी पीढ़ी में ये या फिर अपन कहें कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि जो अपना सिस्टम है या कंप्यूटर है वो क्या करे, इंसानों की तरह सोच सके।
भाई कंप्यूटर की एक ही तो कमी है कि इसमें आईक्यू नहीं होता है। आईक्यू जो होता है वो 0 होता है। बुद्धिमत्ता का जो स्तर है वो क्या होता है, 0। मतलब कंप्यूटर अपनी तरह सोचता नहीं है। भाई अपने को तो कोई काम बोला जाए तो अपन ये सोचते हैं भाई हाँ ये सही होगा कि नहीं होगा, अपने को इसको करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं सोचता है। ये केवल यूजर पे जो कमांड मिलती है उसको फॉलो करते हुए काम करता है। लेकिन अब ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि कंप्यूटर भी क्या करे, इंसानों की तरह सोचे समझे, उसका आईक्यू बढ़े। तो आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, जिसमें ऐसा ही प्रोसेस था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आपको व्यू दिखाया गया था। तो कंप्यूटर क्या है, अगर इंसानों की तरह सोचने लग जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा अपने लिए हानिकारक भी है। मानव आज धीरे धीरे डेवलपमेंट करता जा रहा है और इंसानों के जो काम है वो इजी होते जा रहे हैं, लेकिन किसी टाइम पे जाके अपने को वो नुकसान भी देंगे। तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर की मेन विशेषता है क्या है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका यूज किया जा रहा है। मतलब कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि में, नेचुरल बुद्धि तो आएगी नहीं, नेचुरल तो अपने इंसानों में आती है। तो कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि डाली जा रही है कि वो भी इंसानों की तरह काम कर सके। और इसमें देखे तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वगैरह, मतलब आपकी आवाज को पहचान के काम आज रोबोट वगैरह जो चल रहे हैं, या फिर आप यूज भी करते हो गूगल वगैरह पे, सीधा सर्च करते हो कि हाँ ये बताओ बोल के, तो आपके ट्रांसलेट वगैरह, मतलब आपकी वॉइस को पहचान लिया जाता है। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वगैरह ये जो अपने चल रहा है, और भी छोटे रूप में पामटॉप, नोटबुक, मोबाइल, ये जो अपने चल रहे हैं, ये क्या है, अपने 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। कौन कौन से हो गए, जैसे नोटबुक है, पामटॉप है, और अगर इसमें बात करें तो अब जो करंट टाइम पे अपने जो लैंग्वेज चल रही है, जैसे जावा है, विजुअल बेसिक, .NET, PHP वगैरह, ये जो चल रही है अपने, ये अपने क्या है, 5th जनरेशन की या 5वीं पीढ़ी की कोडिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा काम में ली जा रही है। और अगर अपन बात करें कंप्यूटर वगैरह, तो कंप्यूटर आज आप देख रहे हो सभी जो अपने लैपटॉप, पामटॉप, IBM वगैरह के जितने भी अपने जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं, ये अपने 5th जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं। तो ये साइज में भी बहुत ज्यादा छोटे हो गए हैं, स्पीड वगैरह भी इनकी काफी फास्ट हो गई है, सस्ते भी हो गए। अगर अपन बात करें तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर काफी बड़े थे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, ज्यादा जगह घेरते थे, साथ ही साथ ऑपरेट करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, महंगे होते थे। फिर धीरे धीरे क्या होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए, वैसे वैसे सस्ते भी हो गए। आज हर एक इंसान के पास पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसको अपन PC बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं। तो वो कंप्यूटर अपने आ चुके हैं। तो इसी के साथ अपनी ये 5 पीढ़ी अपने कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हो। और आपको ये क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करो, लाइक करो, और इसी के साथ गुड बाय।